हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, JKSSB के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है लास्ट 10 ईयर्स के, है ना। तो 2013 जो है, पहले हम 2013 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, ये अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, आपको बताना है कि करेंसी, जापान की करेंसी क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या रियाल है, येन है, पाउंड है या डॉलर है। सही आंसर आ जाता है इसका जापानीज येन। ठीक है, तो जापानीज येन जो है ये जापान की करेंसी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जापानीज येन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1871 में, पहली बात। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसको आप जापानीज येन को ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक ऑफिशियल करेंसी है जापान की। और इसका सिंबल जो है इस करेंसी का क्या है वो आप ये देख सकते हो, इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये किससे डिराइव हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज डिराइव फ्रॉम, क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, या फिर हम बात करते हैं फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर लो ये आप। ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो गया। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ रिलेटिव मोशन आप ये देख लो। ओके, तो ऑप्शन इसका आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है सबसे पहले दिया गया था गैलीलियो के द्वारा, है ना। तो गैलीलियो ने दिया था हॉरिजॉन्टल जो मोशन हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, तो अब आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ मैं। देखो, ये सपोज करो अर्थ है। ठीक है, अब ये सपोज करो कोई एक गाड़ी है। ये गाड़ी अगर चल रही है, कार अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ये मूव करती जाएगी। अगर आप इसे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको यहाँ पे रोको ना, ठीक है, या फिर ये गाड़ी अपनी ब्रेक्स को अप्लाई ना करे। ठीक है, ब्रेक्स को अप्लाई करेगी, ये भी क्या एक्सटर्नल फोर्स है। बाहर से फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो, ये भी क्या एक्सटर्नल फोर्स है। तभी जाके ये जो मोशन वाली गाड़ी है ये क्या कर पाएगी, ये रुक पाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। और कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। ठीक है, अगर उसको आपने स्टॉप करना है, उसके मोशन को अगर आपने ब्रेक करना है तो वो कैसे करोगे, बाहर से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, इससे आप इसे रोक सकते हो। ठीक है, ये हो गया। या फिर हम बात करते हैं कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है। ठीक है, सपोज करो ट्रक है, ये ट्रक रेस्ट में बैठा हुआ है। अब ये इसके ऊपर बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, ठीक है, तब जाके आगे मूव करेगा। या फिर अब इसको स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेटर आप दबाते हो, तब जाके स्टार्ट करेगा, मतलब कि आगे जाएगा, मोशन में आएगा, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई ना करे। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है, या फिर आप इसको स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेटर को दबाते हो, तब भी क्या एक्सटर्नल फोर्स ही होती है वो भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में होगी तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर इसके स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को अगर हमने ब्रेक करना है तो हमें बाहर से क्या करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स आप ब्रेक्स की फॉर्म में अप्लाई करो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स आप ऐसे मतलब कि इसको गाड़ी को रोक दो अपने हाथों से, या फिर अब एक्सटर्नल फोर्स आप हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रुकी गाड़ी के ऊपर, बाहर से आप इसको धक्का लगा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स ही होती है। ओके, तो ये है। बाकी अब यहाँ पे पढ़ लो, मैंने सारा आपको समझा दिया। तो हम यही बोलेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया जो किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में हम ये बोलेंगे कि इसको प्रपोन्ड किया गया था न्यूटन के द्वारा, अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको सारी समझा दी, वही बात करता है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हेड क्वार्टर पूछा गया कि सार्क, ठीक है, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बता दो, सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इजी है बड़ा। ठीक है, ये सब बच्चे जो हैं नीचे कमेंट में जाएंगे और ये इसकी फुल फॉर्म जल्दी से बता दो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप तब तक टाइप करो नीचे इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ। ठीक है, तो आपने बताना है इसका हेड क्वार्टर सार्क का कहाँ पे है। जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में या काठमांडू में। यार सिंपल है, देखो ये साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है ना, उनका ही बेसिकली हम बात करेंगे, उनका एक इनिशिएटिव है ना, सार्क अगर हम बात करें। तो यहाँ पे हम बात करें कि अब आपको पता है साउथ एशियन कंट्री, जिनेवा तो आएगा नहीं, ठीक है, न्यूयॉर्क भी नहीं आएगा, सामने दिख रहा है साउथ एशियन में है ही नहीं, और पेरिस भी नहीं आएगा, तो आ जाके पीछे क्या बच रहा है आपका, काठमांडू।
ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है जी साक का? साक का हेड क्वार्टर है जी काठमांडू में। ठीक है, फुल फॉर्म क्या साक की, मैंने आपको पूछी थी, ये फुल फॉर्म है जी साक की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनके बीच में हम बात करते हैं कोऑपरेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके मेंबर्स कौन है, तो मेंबर आपको नाम से ही पता चल रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका भी रिसेंटली ऐड हुई है, अफगानिस्तान जो है अभी रिसेंटली सार्क की मेंबर बनी है 2007 में। ठीक है, तो ये आप याद रखो, रिसेंट अभी जो ऐड हुई है लास्ट टाइम। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि आगे चलते हैं। तो यही हेड क्वार्टर मैंने आपको बता दिया, सार्क जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू यानी कि नेपाल में। और इस्टेब्लिश सार्क को कब किया गया था, 1985 ढाका बांग्लादेश में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और 8 नेशन से मिलकर सार्क जो है वो बना हुआ है। ठीक है, 8 नेशंस कौन से हैं इसके, आपको बता चुका हूँ पहले। 8वां जो भी रिसेंट ऐड हुआ है 2007 में वो है जी अफगानिस्तान। और 9 इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जॉयस्टिक और स्कैनर, ये किसकी एग्जांपल है? क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, क्या ये टेलीफोनिक डिवाइस है, या फिर कुछ भी नहीं है? ठीक है, सबको पता है जॉयस्टिक स्कैनर क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जनरली आप पढ़ते हो कंप्यूटर में कि इनपुट डिवाइस हम बोलते हैं एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है जो डेटा प्रोवाइड करता है ना। मैं आपको एग्जांपल से आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, माउस की एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यार, ये आ गया जी आपका माउस। ठीक है, ये ऐसे आप देख लो, यहाँ पे ये आ गया आपका, एक सेकंड, ये आ गया आपका एक क्लिक, ये आ गया आपका दूसरा क्लिक। ठीक है, राइट ले लो, ये आपका लेफ्ट ले लो, ये आपकी वायर आ गई और कंप्यूटर के साथ ये अटैच है। अब यहाँ से कुछ भी आप यहाँ पे इस पे कोई कुछ भी एक्टिविटी करते हो, कभी माउस को आप यहाँ ले रहे हो, कभी यहाँ ले रहे हो, तो वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। तो आपने क्या किया, आप कमांड दे रहे हो और वो कमांड इस वायर के थ्रू इस कंप्यूटर तक जो है वो पहुँच रही है। तो आपने क्या देखा, ये इक्विपमेंट किसका यूज़ कर रहा है, ये बेसिकली डेटा को इनपुट कर रहा है, सिग्नल को इनपुट कर रहा है इसके अंदर, है ना। तभी जाके आप देख रहे हो कर्सर जो है वो आगे पीछे मूव कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया जी आपका इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वो ऐसे डिवाइस जो बेसिकली इनपुट कर देते हैं, डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है, या फिर सिग्नल इनपुट करते हैं, यहाँ पे सिग्नल इनपुट कर रहा है। अगर डाटा की मैं बात करूँ, कीबोर्ड की एग्जांपल ले लो, कीबोर्ड में कितनी सारी कीज़ हैं, यहाँ से आपने क्या दबाया, आपने कई सारी कीज़ को आपने दबाना शुरू कर दिया। तो प्रेस जैसे आप करोगे तो उसकी कमांड जो है यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे वही चीज़ जो है वो टाइपिंग होना शुरू हो जाएगी, है ना, लिखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आपने डेटा प्रोवाइड किया, वो डेटा यहाँ पे आके जो है वो इनपुट होता है ना। कमांड आपने दी, वो सिग्नल यहाँ गया और यहाँ पे आके उसकी एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है स्क्रीन पे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने यही देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कैसा इक्विपमेंट होता है जिसका जनरली यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, सिग्नल्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि हम बात करें सीपीयू जो है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो जो प्रोवाइड जिस डिवाइस के थ्रू की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सिंपल आप लैंग्वेज में ऐसे याद रखो। बाकी एग्जांपल्स क्या हैं जी इनपुट डिवाइस की, सामने आपके लिखे मैं बता चुका हूँ, कीबोर्ड हो गया, माइस हो गया। ठीक है, बाकी हम देखिए स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स में क्या होता है, आप अपनी आवाज़ देते हो, है ना। आवाज़ क्या आपका इनपुट है ना, इनपुट आप दे रहे हो, है ना। और वो जाके यहाँ पे जो भी आपने आवाज़ दी, ठीक है, अब सपोज करो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे टाइपिंग जो आपने करनी है वॉइस टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो वॉइस टाइपिंग के लिए आप क्या करोगे, अपनी वॉइस दोगे। ठीक है, वॉइस जो भी दोगे, आप सपोज लिखते हो हेलो, हेलो बोलते हो, तो हेलो जाके यहाँ पे टाइप हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या है जी, ये आपने क्या किया, ये कमांड दी और ये एक्शन यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो आपने जो कमांड दी वो क्या है जी, इनपुट है, डेटा इनपुट आप किया जा रहा है आपके द्वारा, किसके थ्रू, हम बात करें माइक्रोफोन के थ्रू। ठीक है, तो माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एएलयू की बात करते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या वो अर्थमेटिक एंड लॉगरिदमिक यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, असर्टिव एंड लॉजिक यूनिट है, एम्पलीफाइंग एंड लॉगरिदमिक यूनिट है? सही ऑप्शन है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपको पता है जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी आपके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहले आपका ऊपर होता है, ये आपका आ गया जी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू इसको हम बात करें, इसके बाद आपका जैसे कि नेक्स्ट आ गया जी आपका एएलयू। ठीक है, आपके जैसे कि हम बात करें रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी सपोज करो ये आपका इनपुट डिवाइस है, इस इनपुट डिवाइस से आपने कोई भी डेटा दिया, सपोज आपने
यहाँ से ये आपका इनपुट डिवाइस कौन सा, कीबोर्ड है। सपोज करो ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, आपने हेलो बोला, हेलो आपने यहाँ पे टाइपिंग की, तो आपको पता कंप्यूटर हेलो तो नहीं समझेगा, ये क्या है जी, डिजिटल, डिजिटल को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 1 वाली। तो इसमें इसको पहले जो है वो क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, और इसी बाइनरी लैंग्वेज को आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये आपने हेलो दिया, बट कंप्यूटर हेलो नहीं समझेगा, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज को। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है बाइनरी लैंग्वेज में ये हेलो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हेलो को ऐसे लिख दिया जाएगा 1 1 0 0 1 0 ऐसे करके आ गया, इसका मतलब है हेलो। तो ये गया जी कंप्यूटर के पास 1 1, यही 0 1 0, कंप्यूटर को समझ आ गया ये क्या है जी, हेलो है। ठीक है, तो कंप्यूटर से कंट्रोल यूनिट से ये चीज़ पास होती है ALU, ALU से जाके ये बन गया। अब देखो रजिस्टर कैसे होते हैं, ये आपका एक स्लॉट ऐसे है, एक स्लॉट ऐसे है, एक स्लॉट ऐसे है, एक स्लॉट ऐसे है, एक स्लॉट ऐसे है। ठीक है, वन आपका जो है यहाँ पे जाके स्टोर होता है, ये वाला वन आपका यहाँ पे स्टोर होता है, जीरो आपका यहाँ पे स्टोर होता है, वन आपका यहाँ पे स्टोर होता है, जीरो आपका यहाँ पे स्टोर होता है, ये वाले सारे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब क्या है जी, यहाँ से अब ये जब इस पर प्रोसेसिंग की जाएगी तो ALU के पास आएगा, ALU देखेगा ये कौन सा ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये लॉजिक ऑपरेशन है। ठीक है, तो बेसिकली तो आप यहाँ पे देखोगे, तो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैं पहले आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखो यार, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं आपके, ये होंगे, सपोज अगर आपने कमांड दी कीबोर्ड से 2 + 3। ठीक है, तो कंप्यूटर बताएगा 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, कंप्यूटर में लेकिन जब ये 2 जाएगा तो 2 से नहीं जाएगा, आपने बेशक 2 दिया है, कमांड दी है, कंप्यूटर में सपोज 2 का होगा बाइनरी लैंग्वेज 1 0 1 होगा, 3 का हो सकता है कि 0 0 1 होगा, है ना। तो कंप्यूटर के पास यही जाएंगे 1 0 1 और 0 0 1, ये जाएंगे। ठीक है, ये जाके एक एक करके रजिस्टर में सारे ऐसे स्टोर हो जाएंगे। ये वन आ जाएगा, ये आपका इधर आपका ज़ीरो आ जाएगा, ये इधर आपका वन आ जाएगा, ये इधर आपका ज़ीरो आ जाएगा, है ना, इधर आपका ये ज़ीरो आ जाएगा, और नेक्स्ट रजिस्टर होगा यहाँ पे आपका ये वन आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ स्टोर हो जाएंगे। तो अब कंप्यूटर को जब 2 + 3 बोला गया है, तो कंप्यूटर देखेगा कौन सा ऑपरेशन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो इस पर काम करेगा और हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा 1 1 0 0 1, ये ऐसे दे देगा, जिसका मतलब क्या है 5। ठीक है, डिजिटल लैंग्वेज में आप ये ऐसे देख सकते हो, बाकी ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो बस ये याद रखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ओके, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारा समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, करेक्ट फॉर्म पूछी गई है, ईमेल एड्रेस जो है इसकी क्या करेक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपको पता कोई भी लिखी जाती है वो ऐसे, यही XYZ@gmail.com। ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हो ना आप, जैसे आप सपोज करो आपका नाम है, सपोज करो आपका नाम है करण। ठीक है, आप लिखोगे करण सिंह, kरण@gmail.com। तो किससे मिल रही है आपकी, इस वाली से मिल रही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या आ जाता है, ऑप्शन डी, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCC क्या होता है। BCC होता है यार, अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। अब आपको ये नाम ईमेल में जनरली यूज़ होता है, क्या होता है देखो यार, एक होता है टू, है ना, एक होता है जी आपका CC, एक होता है जी आपका BC, और एक होता है जी आपका फ्रॉम। ठीक है, जो बंदा मेल भेज रहा है वो अपनी जीमेल सपोज XYZ@gmail.com यहाँ पे लिखेगा, जिसको भेज रहा है। ठीक है, ये उसकी आ जाएगी। कार्बन कॉपीज़ कई सारी कॉपीज़ हैं, ठीक है, जो इसको भेज जिसकी कई सारी कॉपीज़ हैं वो भी आप इम्प्लॉयज़ को भेज दो। ठीक है, तो कई सारी कॉपीज़ आप यहाँ पे भेज दोगे। और BCC हो गया। ठीक है, सपोज BCC, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बॉस ने क्या दिया था, बॉस ने कमांड दी थी किसको, अपने जो जूनियर है बॉस से नीचे, उसको कमांड दी थी कि जितने भी टीचर्स हैं, स्कूल है बेसिकली, जितने भी टीचर्स हैं उनको बोल दिया जाए कि छुट्टी होगी कल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से वो मैसेज जाएगा, कौन भेजेगा, यही जूनियर भेजेगा, वो अपनी जीमेल यहाँ डालेगा और वो भेज रहा है। ठीक है, टीचर्स को भेज रहा है। ठीक है, तो उसकी कई सारी कॉपीज़ जो है, और भी टीचर्स हैं, पहले एक को भेजा तो कई सारी कॉपीज़ बना दी, वो सारे टीचर्स को जो है वो भेज दिया गया, वो कार्बन कॉपी है। फिर उसके एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, बॉस को भी बताना है कि देखो जी ये मेल मैंने सारी जगह सर्कुलेट कर दी है, तो बॉस को भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, बट जब इनको भेजी ना, तो ये लोग जो हैं ये देख नहीं पाएंगे BCC का एड्रेस, बट BCC देख पाएगा CC का एड्रेस, टू का एड्रेस देख पाएगा, बट टू जो है वो BCC का एड्रेस नहीं देख पाएगा, और CC भी जो है वो BCC का एड्रेस नहीं देख पाएगा। ठीक है, ब्लाइंड है।
ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी तभी से बोला जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, तो हम बोलेंगे बीसीसी क्या है जी, आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बाकी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो, वही चीज़ लिखिए जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मास ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का जो मास है वो किससे बना हुआ है, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है जी एटम। तो वही चीज़ लिखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ऐसे आप लिखते हो, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हम बात करें किसके इक्वल होता है आपका, ये मास नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, देख लो मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो आई थिंक मुझे भी याद नहीं आ रहा, चलो मुझे करेक्ट कर लेना आप लोग नीचे कमेंट में। मेरे ख्याल से आप मास नंबर जो है वो जेड से लिखते हो, है ना, एक जेड होता है, एक आपका ए होता है। आई थिंक ये आपका एटॉमिक नंबर होता है और ये होता है आपका मास नंबर। ठीक है, अगर मैं गलत हूँगा तो नीचे करेक्ट करके बता देना, बट मुझे लगता है यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टोकोफिरोल की बात करते हैं जी। टोकोफिरोल जो है ये एक अनदर नेम है किसका, विटामिन के का। अब विटामिन के भी कई, सॉरी विटामिन ई का, विटामिन ई का, ये आ गया। ठीक है, विटामिन ई का, तो विटामिन ई के भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टोकोफिरोल हो गया, और विटामिन ई को हम अल्फ़ा टोकोफिरोल भी बोलते हैं। एक न्यूट्रेंट है, जनरली हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में जो है ये हर एक सेल में जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हल्का सी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ से जी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और बाकी वही चीज़ है, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है हमारी ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपका आईएएस है, आपका जेकेएस है, आपका जेकेएसएस भी है। ठीक है, इवन कि दूसरी स्टेट पीएससी से आप बिलोंग करते हो तो वो भी है, क्योंकि हम डिटेल में ले रहे हैं, सिंगल कोर्स है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार पढ़ो और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का हम बात करें, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करो, PES क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में जाके। और फिर iOS यूज़र जो हैं, ठीक है, उनकी मैं बात करूँ तो उन्हें कॉल करना पड़ेगा या व्हाट्सएप करना पड़ेगा, उनको समझा दिया जाएगा उनको कैसे ये कोर्स मिल सकता है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो यहाँ से हो गया जी कंप्लीट, और आपको टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको इसके नोट्स वगैरह जो है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर लो, वहाँ पे करंट अफेयर, निमोनिक्स, डेली MCQ टेस्ट वगैरह जो है वो चल रहे हैं आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक में। ओके, तो चलो इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।